नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आदिकाल भाग 3 लेकर आए हैं आपके लिए और इसमें हम आज रासो साहित्य पढ़ेंगे। रासो साहित्य से संबंधित सभी बिंदुओं पर अपन प्रकाश डालेंगे आज। तो चलिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आपका फीडबैक क्या है, उसके अनुसार हम भी अपने उसमें कुछ परिवर्तन ला सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले रासो साहित्य, तो देखिए रासो साहित्य की अपन बात करते हैं तो आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जो आदिकाल था उस समय चारण कवियों द्वारा, चारण जानते हो आप, चारण कवियों द्वारा यानी कि जो कि कवि ऐसे थे जो अपने राजाओं के आश्रयदाता में रहते थे, यानी कि आश्रयदाता थे उनके, राजाओं के दरबार में रहा करते थे, चारण और भाट हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने राजाओं की प्रशंसा करने के लिए, उनको उत्तेजित करने के लिए वीर गाथात्मक साहित्य लिखा, वीर गाथात्मक साहित्य लिखा और उन्होंने वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी। तो उस समय जो वीर से संबंधित रचनाएं लिखी थी जो अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए, उसे ही रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रासो साहित्य, रासो शब्द की अगर उत्पत्ति की अपन बात करते हैं कि रासो की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत कि रासो शब्द जो है वो कैसे आया, यानी कि किसने क्या कहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गासादत्त तासी। देखिए गासादत्त तासी जो कि पहले विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले, जो कि इनको जो फ्रेंच के विद्वान थे गासादत्त तासी, तो इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति जो मानी है वो किससे मानी है, राजसूय यज्ञ से मानी है इन्होंने। ठीक है, किससे मानी है, राजसूय यज्ञ से मानी है। किससे मानी है, राजसूय शब्द यज्ञ से। ठीक है, ये ब्लैक है, ब्लैक को कलर को चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह चलो रेड। तो गारसादत्त तासी ने किससे मानी है, राजसूय यज्ञ से। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की बात अपन करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कि रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है वो किससे मानी है, रसायन या रसायन से मानी है। ठीक है, और इसमें से कोई भी एग्जाम होता है रासो शब्द, रासो साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से 101% आएगा। ठीक है, श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, चंद्रवली पांडे ने किससे मानी है, रासक से। और यही सर्वमान्य मत है, यानी कि सब सर्वमान्य मत क्या है, रासक, यानी कि अधिकतर किसको माना गया है, रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो रासक से मानी गई है, ये सर्वमान्य है। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक ने और हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी है इसकी उत्पत्ति। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस से या रस से मानी है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, रास से मानी है। ठीक है, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा किसने रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में किसने किसको माना है, यानी कि जैसे राजसूय दे दिया, रसायन दे दिया, रहस्य दे दिया, रहस्य से, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देंगे अलग और एक दे देंगे अलग और उसका नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखते हैं रासो शब्द की
जो रासो साहित्य है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, रासो साहित्य जो लिखा गया था उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, किस पर प्रकाश डाला गया था, वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए तो विशेषताओं की बात करते हैं अपन। रासो साहित्य की विशेषताएं, तो रासो साहित्य की विशेषता, पहली विशेषता क्या है, यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया। चारण कवि किसको कहते हैं, यानी कि जो राजाओं के दरबार में रहा करते थे, जो राजाओं के दरबार में रहा करते थे और उनकी प्रशंसा के लिए कविताएं लिखा करते थे, उन्हें चारण कवि कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है आश्रयदाता, राजाओं के ऐश्वर्य और शौर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी कि वो क्या करते कि जो राजा हुआ करते थे तो उन राजाओं के बारे में जो लिखा करते थे कवि, तो उनके ऐश्वर्य और शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर देते थे। अतिशयोक्ति समझो, बहुत बड़ा चढ़ाकर अच्छे तरीके से वर्णन करते थे उनका। ठीक है, तीसरा है सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती है। चौथा है युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। इनकी कविताओं में रासो साहित्य के जो कवि थे उनकी कविताओं में क्या है, युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है, यानी सजीव यानी कि वास्तविकता मिलती है। और इस समय अगला पांचवा पॉइंट है कि डिंगल और पिंगल शैलियां, और जो ये रासो साहित्य लिखा गया था वो कौन सी शैलियों में लिखा गया था, डिंगल एवं पिंगल शैलियों में लिखा गया था। डिंगल शैली क्या होती है, पिंगल शैली क्या होती है। डिंगल शैली उसको कहेंगे जिसमें युद्धों का वर्णन किया गया हो, युद्धों का क्या किया गया हो, वर्णन किया गया हो, तो डिंगल शैली है। और जिसमें प्रेम श्रृंगार का वर्णन किया गया है तो वहां पिंगल शैली है। ठीक है, प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई, और क्या हुई, प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई। छंद वैविध्य, अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक हैं, ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अधिकांश रचनाएं कैसी हैं, अर्ध प्रमाणिक हैं, यानी प्रमाणिक नहीं है, आदि प्रमाणिक हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि रासो साहित्य में जो रचनाएं लिखी गई थी वो कैसी थी, अर्ध प्रमाणिक। संकुचित राष्ट्रीय भावना, और कैसी संकुचित राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थी। वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता थी। जो उस समय रासो साहित्य लिखा गया था वो किससे, वीर रस से और श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, और कल्पना की प्रधानता है। किसकी, कल्पना की प्रधानता है। तो ये क्या थी, हमने किसको पढ़ा है, रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्य की क्या थी, ये विशेषताएं। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, तो देखिए सबसे पहले आता है खुमाण रासो। खुमाण रासो जो ग्रंथ है, खुमाण रासो ग्रंथ है, तो उसका रचनाकाल रामचंद्र शुक्ल जी एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कितना है, 9वीं शताब्दी बताया गया है। कितना बताया गया है, 9वीं शताब्दी, और यही क्या है, सर्वमान्य मत है। ठीक है, और देखते हैं मोतीलाल मेनारिया के अनुसार अगर बात करते हैं तो उनने क्या समय बताया है खुमाण रासो का, उनने जो समय बताया है वो बताया है 17वीं शताब्दी। कितना बताया, 17वीं शताब्दी। खुमाण रासो के जो रचनाकार है वो कौन है, दलपति विजय हैं। कौन है, दलपति विजय। देखिए ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपति विजय की रचना ना मानकर किसी अज्ञात भट्ट की रचना मानते हैं, ये टिप्पणी है। यानी कि जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने दलपति विजय की रचना इसको नहीं माना, खुमाण रासो को किसकी रचना माना है, कोई अज्ञात था भट्ट की रचना को माना है। ठीक है, अगर इसके वर्ण विषय के बारे में अपन बात करते हैं, वर्ण विषय का अर्थ ये है कि इसमें किसका वर्णन दिया गया है। तो वर्ण विषय की अपन बात करते हैं तो इसमें चित्तौड़ के शासक खुमाण एवं बगदाद के खलीफा अलमामू
के मध्य हुए युद्ध का चित्रण दिया है। इसमें यह दिया गया है कि जो चित्तौड़ के शासक थे खुमाण और बगदाद के जो खलीफा थे अलमामू, उन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन खुमाण रासू में दिया गया है। ठीक है, और इसमें खुमाण द्वारा किए गए 24 युद्धों का उल्लेख दिया गया है। देखिए कितने युद्धों का वर्णन किया गया है, 24 युद्धों का। इसमें जो खुमाण रासो था उसका क्या है, 24 युद्ध जो उन्होंने लड़े थे खुमाण राज जो शासक था, तो उनका क्या दिया गया, इसमें उल्लेख दिया गया है। शुक्ल जी के अनुसार खुमाण नाम के 3 शासक हुए हैं। कितने हुए हैं, 3 शासक हुए हैं उनके अनुसार। खुमाण प्रथम जो विक्रम संवत 810 से 865 तक था। द्वितीय खुमाण जो था वो विक्रम संवत 870 से 900 के तक था। तृतीय खुमाण था जो विक्रम संवत 965 से 990 तक था। इसमें खुमाण द्वितीय का चित्रण है। जो खुमाण रासो है उसमें किसका चित्रण दिया गया है, खुमाण द्वितीय का। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके विशेष तथ्य। विशेष तथ्य क्या है, इससे संबंधित तथ्य क्या क्या हैं। तो देखिए खुमाण रासो में लगभग 500 छंद हैं। कितने छंद हैं खुमाण रासो में, 500 छंद हैं। ठीक है, कितने हैं, 500। ठीक है, यह वीर रस प्रधान रचनाएं, आपने आगे भी पढ़ लिया है कि इसमें श्रृंगार और वीर रस रासो साहित्य में दिया है। तो इसमें जो खुमाण रासो, इसमें कैसी रचना, ये प्रधान क्या है, वीर रस है। इसकी भाषा हिंदी है। इसकी भाषा कैसी है, राजस्थानी हिंदी है, सॉरी। इसकी प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है, और इसकी जो प्रति है इस ग्रंथ की, तो वो कहाँ रखी हुई है, पूना संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी चर्चा आदि काल में नहीं होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इसकी चर्चा किस में नहीं होना चाहिए, आदि काल में नहीं होना चाहिए। अगर चंद नाश्ता के अनुसार खुमाण रासो में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। बप्पा रावल से लेकर कहां तक का वर्णन है, राज सिंह का। ठीक है, खुमाण रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खुमाण रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जय काव्य कहा जाता है। तो खुमाण रासो अपने पढ़ा। खुमाण रासो के रचनाकार कौन है, विजय। ठीक है, दलपति विजय, सॉरी। अब बीसल देव रासो पढ़ते हैं अपन। बीसल देव रासो की बात करते हैं तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, नरपति नाला। ठीक है, इसके रचना काल की बात करते हैं तो इसका रचना काल जो है कितना है, 1155 ईस्वी है, और ये किसके अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, इसमें इसके प्रमाणिकता के लिए लिखा गया सम्मत 1272 मजारी जेठ सुदी नवमी बुधवार नाला रसायन आरंभ करे शारदा टूठी ब्रह्म कुमार। यानी कि इसमें क्या है, प्रमाणित करके दिया गया है, शुक्ल जी ने 1272 का अर्थ यहाँ 1212 माना है। वो ये कहते हैं, जो शुक्ल जी कहते हैं कि ये 1212 ग्रहण किया है, इसका विक्रम संवत 1212। अगर विक्रम संवत 1212 है, मान के चलिए कितना है, 1212, तो इसमें से हम 57 माइनस करते हैं। कितना, 57 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 1155 बचेगा। इसलिए ये क्या दिया गया है, इन्होंने 1155 ईस्वी माना है। ठीक है, और देखिए मोतीलाल मेनारिया ने कितना माना है इसका समय, 16वीं शताब्दी माना है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 14वीं शताब्दी है। नवीनतम शोधों के अनुसार 11वीं शताब्दी है। रामकुमार वर्मा ने विक्रम संवत 1058 माना है, और मिश्र बंधुओं ने 1220 माना है। गौरी शंकर हीरानंद योजा ने 1030 विक्रम संवत माना है, इससे लेकर 1050 के बीच।
लाला सीताराम ने विक्रम संवत 1272 माना है। ठीक है, और देखिए बीसल देव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें बीसल देव रासो का जो संपादन किया था वो किसने किया था? माता प्रसाद गुप्त ने किया था, जिसमें 126 छंद हैं। कितने छंद हैं? ध्यान रखना, बीसल देव रासो में कितने छंद हैं? 128 छंद है, सॉरी 128 छंद हैं। काव्य रूप की अपन बात करते हैं कि काव्य रूप क्या है, तो वो कैसा काव्य रूप है? मुक्तक है। और प्रधान रस की अपन बात करते हैं तो इसमें जो रस है कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में संयोग भी है, वियोग, दोनों रसों की प्रधानता है। ठीक है, नायक, इसमें नायक की अपन बात करते हैं कि नायक कौन है, तो बीसल देव तृतीय है इसमें, जो विग्रह राज चतुर्थ है, अजमेर का चौहान वंशीय शासक है। ये कहाँ का शासक था? अजमेर का चौहान वंश का शासक था। कौन? बीसल देव। ठीक है, और नायिका की अपन बात करते हैं तो इसमें नायिका कौन है? इसमें नायिका है राजवती, राजमती, जो बीसल देव की पत्नी है एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री है। ठीक है, अगर इसके कथानक की बात करते हैं, बीसल देव के कथानक की बात करते हैं तो इसके कथानक को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, प्रथम भाग जो इसका है, प्रथम खंड है, तो उसमें बीसल देव एवं राजमती के विवाह का वर्णन है। पहले उसमें किसके बारे में दिया गया है? बीसल देव के और राजमती के विवाह के बारे में वर्णन दिया गया है प्रथम खंड में। ठीक है, द्वितीय खंड की अपन बात करते हैं तो द्वितीय खंड में राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बीसल देव का उड़ीसा जाना एवं 12 माह तक वहां रुकना। क्या होता है? दूसरे खंड में जो दिया है कि जो बीसल देव था तो राजमती कुछ कह देती है, उसके कारण वो उड़ीसा चला जाता है और 12 माह तक वहां रुकता है। कहाँ रुकता है? उड़ीसा में। ठीक है, तीसरा खंड है, तो तीसरा खंड में जो दिया है वो क्या दिया है? तीसरा खंड में यह दिया है कि राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति का वर्णन। देखिए 12 मासा पद्धति का वर्णन किस खंड में दिया गया है? तो तीसरे खंड में दिया गया है। एवं बीसल देव क्या करता है? वहां से उड़ीसा से लौटना। तो तीसरे खंड में राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति का वर्णन दिया गया है और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना बताया गया है। चौथे खंड की अपन बात करते हैं तो चौथे खंड में क्या दिया गया है? भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना एवं बीसल देव द्वारा उसे अजमेर लाना। तो क्या होता है, जब वो उड़ीसा चला जाता है बीसल देव, तो भोज परमार की जो पुत्री थी, तो भोज परमार क्या करता है? अपनी पुत्री को अपने घर ले आता है, और जब बीसल देव आ जाता है तो बीसल देव उसे अजमेर लाता है। ठीक है, अब कहते हैं अपने विशेष तत्व के बारे में। बीसल देव के विशेष तत्व क्या क्या दिए हैं? इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? वर्तमान काल क्रियाओं का। ठीक है, यह श्रृंगारिक ब्रह एवं गेय काव्य है। गेय काव्य कैसा काव्य है? गेय। गेय का मतलब गाने योग्य काव्य है। हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो से ही प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो से ही प्राप्त होता है। किससे होता है? बीसल देव रासो से। इसमें 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से आरंभ होता है। कब से आरंभ किया गया? इसमें कार्तिक मास से आरंभ, 12 मास का, यानी 12 महीने का कहां से प्रारंभ किया गया है? कार्तिक मास से, महीने से। इसकी शैली कैसी है? पिंगल है। देखिए एक बात ध्यान रखना, अगर शैली पिंगल होगी तो उसमें क्या होगा? श्रृंगार रस होगा, प्रेम की बात हुई होगी। ठीक है, इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशी भाषाओं का भी प्रयोग हुआ है। अब चलिए अब देखते हैं बीसल देव रासो के संदर्भ में विद्वानों के मत। किसने क्या कहा है बीसल देव रासो के बारे में? ठीक है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आवास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। ये किसका कथन है? ये शुक्ल जी का कथन है।
ऐसे आ सकता है ये कथन किसका है। ठीक है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बीसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। बीसलदेव रासो की भाषा कैसी बताई शुक्ल जी ने? साहित्यिक नहीं राजस्थानी बताई है। मध्य युग की समूचे हिंदी साहित्य में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य युग की समूचे हिंदी, पूरे हिंदी साहित्य में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती। तो ये किसका कथन है? ये शुक्ल जी का कथन है, ध्यान रखना। किसका है? शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, और ये राजमती के संदर्भ में कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? राजमती के संदर्भ में कहा है। और देखते हैं, चलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। आज रासो साहित्य से संबंधित 2 वीडियो में रासो साहित्य होगा। ठीक है, देखिए भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से संदेह विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ठीक है, यह ग्रंथ रासो ना होकर रास है, जिसमें सांवर के राजा बीशल देव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णन है। यह एक बृह काव्य है। कैसा काव्य है? बृह काव्य है। ठीक है, बृह काव्य है, जिसमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। ठीक है, तो बीसलदेव रासो समझ में आया आपके में। अब देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो अगला है ग्रंथ परमाल रासो। परमाल रासो के जो रचनाकार है वो कौन है? जगनिक हैं। कौन है? जगनिक। ठीक है, इनके रचना काल की बात करते हैं तो विक्रम संवत 1230। वर्ण विषय की बात करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें परमाल यानी कि सेना में शामिल 2 वीर योद्धाओं आला एवं ऊदल की वीरता का वर्णन है। परमार देव कालिंजर के शासक थे, आला एवं ऊदल महुआ के रहने वाले थे। तो ये परमाल रासो में किसका वर्णन दिया गया? सीधी सी बात यह है कि इसमें 2 योद्धा थे, जो आला और ऊदल। आपने सुना होगा आला उदल जो गाया जाता है बरसात के समय, बहुत अच्छा गाया जाता है। ठीक है, तो वो उसके बारे में दिया गया है इसमें परमाल रासो में। और देखिए विशेष तथ्य की अपन बात करते हैं तो विशेष तथ्य इसमें क्या है? इसका सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने, इसका सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में आलाखंड के नाम से करवाया था। किस नाम से करवाया था? आलाखंड के नाम से। इसके बाद 1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से करवाया। वाटरफील्ड ने इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वाटरफील्ड इसे पृथ्वी रासो का ही एक खंड मानते हैं। ग्रेशन ने इसका खंडन किया है। ठीक है, और देखिए इसमें वीर बनाफरों द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन है। कितने युद्धों का वर्णन है? 52 युद्धों का। ठीक है, यह एक मुक्तक एवं गय रचना है। कैसी है? मुक्तक है। और कैसी है? गय रचना। गय मतलब गाने वाली रचना है। मुक्तक यानी कि स्वतंत्र है, इसमें कोई भी छंद, मुक्तक छंद आपने पढ़ा होगा। मुक्तक छंद क्या होता है उसमें? यानी कि जो मुक्तक है बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इसमें 23 अध्याय हैं जिन्हें खंड कहा गया है। इसके पद वर्षा ऋतु में महुआ बुंदेलखंड वैसवाड़ा के आसपास गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? बुंदेलखंड, बैसवाड़ा और महुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पृथ्वीराज की तरह अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। कैसी रचना माना है इसको? अर्ध प्रमाणिक रचना। ठीक है, अगला देखिए। और परमाल रासो की प्रसिद्ध पंक्तियां, तो परमाल रासो की प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं
12 वर्ष लो कूकर जीवे और 13 लो जीवे सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि इसमें क्या है, वीरता बताई गई है। क्या कहा गया है कि 12 वर्ष लो कूकर जीवे और 13 लो जीवे स्याहार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा न सावन हो, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोई। इसमें क्या कहा है कि सदा तरैया ना बन फूले, यानी कि प्रत्येक समय हमेशा तरैया न बन फूले, यारो सदा न सावन हो, हमेशा सावन नहीं रहता है, हमेशा बरसात नहीं रहती, और जो आसमान में जो तरैया हैं 24 घंटे नहीं दिखाई देती हैं अपन को। तो ऐसे ही स्वर्ग मड़ैया सब काऊ, यानी कि हर पैसा चाहता है, स्वर्ग में जाना हर कोई चाहता है, सदा यारो सदा न जीवे कोई, और हमेशा कोई नहीं जीता है, एक ना एक दिन उसको क्या है, मरना ही है। परमाल रासो के संदर्भ में कुछ आलोचकों के जो मत हैं, किसने क्या कहा है वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए, वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उनके वीर गीतों का प्रचार वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तरी भारत में हो गया। यह कथन किसका है, तो शुक्ल जी का है। ठीक है, आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, यह किसका कथन है, बच्चन का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। ठीक है, आलाखंड वीर रस से परिपूर्ण सरल एवं ओजस्वी रचना है, यह कथन किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, और देखते हैं हम्मीर रासो की अपन बात करते हैं। तो हम्मीर रासो रचनाकार कौन है, सारंगधर। हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है, सारंगधर है। इनका रचना काल जो है वो कितना है, 1357 है। यह मूल रचना उपलब्ध नहीं है, यह यानी कि इसकी मूल रचना उपलब्ध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राकृत पेंगलम में सारंगधर के कुछ पद मिले थे। इन पदों के आधार पर शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व की कल्पना की, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को क्या है, प्राकृत पेंगलम में सारंगधर के कुछ पद मिल गए थे, उन्होंने पढ़ा था, तो उसी के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने इसके अस्तित्व की क्या कर दी, कल्पना कर दी थी। राहुल साकृत्यायन ने इन पदों को सारंगधर के पद ना मानकर जज्जल नामक कवि के पद माने हैं। वो जो कि राहुल साकृत्यायन ने क्या किया कि उन्होंने सारंगधर के पद नहीं माना इनको, और जज्जल नामक कवि के पद माना। और इसके विशेष तत्व की बात करते हैं हम्मीर रासो की, तो शुक्ल जी ने इस रचना से अपभ्रंश एवं रासो रचनाओं की समाप्ति मानी है। यानी शुक्ल जी ने इस रचना से ही अपभ्रंश एवं रासो रचनाओं की क्या मानी है, समाप्ति मानी है। हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। जो हमीर शब्द है वो क्या है, अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम ना होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, तो ये अमीर रासो। और देखिए विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की अपन बात करते हैं, तो विजयपाल रासो है, इनके रचनाकार नल सिंह भाट हैं। कौन है, नल सिंह भाट। रचना काल कब है, 1298 ईस्वी, और ये किसके अनुसार है, मिश्र बंधुओं के अनुसार। 16वीं शताब्दी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यही क्या है, सर्वमान्य मत है। और देखिए इसके वर्ण विषय की बात अपन करते हैं, तो वर्ण विषय विजयगढ़ यानी करौली के शासक विजयपाल एवं पंग राजा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है, युद्ध का वर्णन है इसमें, विजयपाल एवं पंग राजा के मध्य। और इसमें कुल छंद कितने हैं, 42 हैं। भाषा इसकी कैसी है, अपभ्रंश है। रचना कैसी, अप्रमाणिक है। देखिए रचना कैसी है, अप्रमाणिक है विजयपाल रासो की। ठीक है, अगला है अपना ग्रंथ जयचंद्र प्रकाश। कौन सा है, जयचंद्र प्रकाश।
जयचंद्र प्रकाश की अपन बात करते हैं तो जयचंद्र प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? भट्टकेदार हैं। कौन है? भट्टकेदार। और रचना काल इसका अज्ञात है। भट्टकेदार का समय विक्रमी संवत 1225 के आसपास माना जाता है। पर्ण विषय में अपने इसकी बात करते हैं कि इसमें किस चीज के बारे में दिया गया है, तो कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन दिया गया है? कन्नौज का जो शासक थे जयचंद, उसकी वीरता का वर्णन दिया गया है जयचंद्र प्रकाश में। यह रचना उपलब्ध नहीं है, यानी कि यह रचना क्या है? उपलब्ध नहीं है। दयाल दास सिंगायच द्वारा रचित राठौड़ा की ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? राठौड़ा की ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। जमैंक जसचंद्र का, ये किसकी रचना है? जमैंक जसचंद्र का। इसके रचना काल है मधुकर भट्ट। रचना काल क्या है? 1186 ईस्वी। वर्ण विषय इसमें जो दिया गया है, कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है इसमें। यह रचना उपलब्ध नहीं है। यह भी रचना क्या है? उपलब्ध नहीं है। इसका उल्लेख भी दयाल दास सिंगायच द्वारा रचित राठौड़ा री ख्यात में हुआ है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो कल हम लेकर आएंगे आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे। आदिकाल में ही रासो साहित्य आपने पढ़ा था। रासो साहित्य तो अपन पढ़ ही रहे हैं, रासो साहित्य ही चलेगा। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो को पढ़ेंगे कल। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। जो कि पृथ्वीराज रासो जो एक ग्रंथ है उसको पढ़ेंगे, चंद्रवदाई का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।